नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। सुजीत और मधु शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। मधु, कल अम्मा को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? कह रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा किया, एक मर्तबा डॉक्टर देख लें तो तसल्ली हो जाएगी। वो तो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मालूम है आपको उनकी फिक्र हो रही है, लेकिन हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ, वो बात तो है। खैर, फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वहीं पास की एक झोपड़ी में रहा करते थे। और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और मुफलिसी में गुजारा करना। एक रात सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी अम्मा उसे आवाज दे रही है, सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। अम्मा की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने से भीगा हुआ अम्मा के मुतालिक सोचने लगा। हे राम, मेरी अम्मा ठीक हूँ। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अम्मा मुझे आवाज दे रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुंचे और उन्होंने वहां देखा कि सुजीत की अम्मा बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अम्मा, अम्मा। तू आ गया बेटा, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। अम्मा, ऐसी बात ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुझे ये राज बताकर मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं, जादुई मिर्ची। उसे खेतों में बो दे, फिर मिर्ची होगा। जादुई मिर्ची तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की अम्मा चल बसी। अम्मा। सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। अम्मा जी। कुछ रोज बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु। ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज। हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मुमकिन है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले रोज सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्ची के पौधों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी ही होगी। हाँ, तुम जल्दी से कुछ बना दो। मधु बावर्ची खाने में खाना बनाने लगी। कुछ और रोज इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई रोज तक वो दोनों खेतों में आप पोशी का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र कीजिए। जादुई मिर्ची में क्या जादू होगा? मालूम नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे नजर आने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही रोज में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है उसका भी इल्म हो जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अगर तुम ना होती तो मैं तन्हा कैसे ये सब कर पाता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची के उगने का इंतजार है। हमने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहलहा रही थी। सुजीत को अपनी नजरों पर एतबार न हुआ। जादुई मिर्ची उग गई।
सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी हैरान थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों मायूस हो चुके थे। घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। लेकिन अम्मा जी ने कहा था, तो यकीनन उसमें कोई जादू होगा। दोनों मायूस थे, लेकिन फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियां तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना पकाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में तब्दील हो गई। ए जी, ये देखिए, सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये हकीकत में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में तब्दील हो गई। हाँ, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हाँ अम्मा, शुक्रिया। उस सोने को फरोख्त कर सुजीत ने एक बड़ा घर ले लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की जरा भी फिक्र नहीं थी। जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी अम्मा की बरकतें हैं। हाँ, अम्मा जी ने हम दोनों की जिंदगी संवार दी। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु की जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपने दख्तर की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनकी दौलत कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोने में तब्दील हो जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाए। जादुई मिर्ची का जादू कभी खत्म न होने वाला जादू था। श्रवण और शांति शहर में मजदूरी किया करते थे। शांति, गांव से अम्मा का फोन आया था। क्या कहा अम्मा ने? कह रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। तो आपने क्या कहा? मैंने डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाए। वो भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस माह ज्यादा पैसे मनी ऑर्डर कर दूं। माँ के इलाज में पैसे तो लगेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अब मैं काम करती हूँ, वरना सुपरवाइजर देखेगा तो चीखेगा। हाँ हाँ। सुबह से शाम तक दोनों मजदूरी करते थे। श्रवण और शांति ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पर लिया था। शाम को काम करने के बाद वो लोग रूखा सूखा खाकर सो जाते थे। और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मजदूरी करना और मुफलिसी में जिंदगी बसर करना। एक शाम को श्रवण और शांति घर पहुंचे ही थे कि उनका पड़ोसी उनके पास आया। भाईजान, तुम्हारे गांव से किसी का फोन आया था। कह रहा था कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें फौरन ही गांव बुलाया है। हे राम। चलिए अभी रात की बस मिल जाएगी हमें। हाँ। श्रवण और शांति ने रात की बस पकड़ ली और जल्दी जल्दी में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। और अगली सुबह वो लोग दोनों अपने गांव पहुंचे। श्रवण की अम्मा रमा बिस्तर पर ही पड़ी थी। अम्मा, अम्मा। तू आ गया बेटा, तुझे देखने के लिए ही अभी तक मैं जिंदा थी। अम्मा, ऐसी बात ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुझे और बहू को देख लूं, बस यही ख्वाहिश थी। अब वो मुकम्मल हो गई। ऐसा ना कहिए अम्मा। श्रवण, मेरी एक बात मानेगा? हाँ अम्मा, कहो। मैं चाहती हूँ कि जहाँ हमारे अम्मा और अजदाद ने ज़राअत की है, तू भी वहीं ज़राअत कर और इस गांव को छोड़कर शहर ना लौट। लेकिन अम्मा, हमारे खेत तो बंजर हो चुके हैं। इल्म है, लेकिन तेरे परदादा जी ने भी बंजर खेतों को ही जरखेज बनाया था। तू भी एक मर्तबा कोशिश कर ले। ठीक है अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी सारी ख्वाहिशें मुकम्मल हो गई। अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। अम्मा,
श्रवण की अम्मा ने अपना जिस्म छोड़ दिया। श्रवण और शांति फूट फूट कर रोए। कुछ रोज बाद, आपको याद है ना, माँ जी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम ज़राअत करें। हाँ शांति, लेकिन वो खेत बंजर हैं। कोई बात नहीं, हमने भी तो ताउम्र मजदूरी की है। मुझे यकीन है कि हम बंजर खेत को जरखेज बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। दुआ करो कि वो खेत जरखेज हो जाए। अगले रोज श्रवण और शांति दोनों खेत में गए। यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, कबल हमें इन सबको हटाना होगा। हाँ चलो। शांति और श्रवण ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाए और फिर मिट्टी को पीटने लगे। इस मिट्टी पे तो बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर तुम थक गई हो तो जरा देर आराम फरमा लो। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर जरा देर बाद घर चली जाना। तुम्हें खाना भी तो पकाना होगा ना। हाँ, लेकिन तब तक आपकी मदद तो कर लूं। दोनों हथौड़े से मिट्टी पीटते रहे। कुछ देर बाद शांति ने हथौड़ा वहीं रख दिया और घर की जानिब निकल गई। शांति ने घर जाकर खाना बनाया। शाम हुई और थका हारा श्रवण घर लौटा। शांति उसके लिए पानी ले आई। थक गए हाँ, और भूख भी लगी होगी। खाना तैयार है। कुछ देर में खाता हूँ। शांति समझ गई कि श्रवण बहुत ज्यादा थक गया है और वो उसके हाथ दबाने लगी। कुछ रोज और इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारे खेत भी जरखेज बन जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और थकान की वजह से दोनों सो गए। अगले कई रोज तक वो दोनों खेतों को जरखेज बनाने में जुटे रहे। अब ये मिट्टी सही लग रही है, लेकिन अभी मिट्टी में पानी की कमी है। कल से हम नहर बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है। नहर बनाने का काम शुरू था। शांति और श्रवण अपने खेतों से दरिया तक की नहर बनाई और तब जाके उनके खेतों तक पानी आया। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही रोज में हम बीज बो सकते हैं। हाँ, अब लग रहा है कि हमारे खेतों में भी जल्दी फसल उगेगी। हाँ, यकीनन उगेगी। इतने रोज की कड़ी मेहनत बाद आज श्रवण और शांति के चेहरे पर खुशी नजर आई थी। अगले 2 रोज तक श्रवण और शांति ने आराम फरमाया। श्रवण ने बीज भी खरीद लिए और फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। शांति घर से कुछ और बीज ले आई थी। ये कैसा बीज है? ये धनिया के बीज हैं, मुझे घर में मिले। धनिया की फसल 8-10 दिनों में ही उग जाएगी। अच्छा है, कम से कम कुछ तो उगे। बीज बोना मुकम्मल हुआ। कल से तुम्हें खेतों में आने की जरूरत नहीं है शांति। मैं खेतों में आपोशी कर लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम नहीं होती तो मैं तन्हा कैसे करता ये सब। लेकिन मैं हूँ ना, तो फिर ऐसा ख्याल क्यों? अब तो बस फसल उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। हाँ, श्रवण और शांति को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब श्रवण अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। श्रवण को अपनी नजरों पर यकीन न हुआ। ये मेरे ही खेत है ना? श्रवण परेशान था। वो दौड़कर घर गया। शांति, फसल उग गई है। क्या? हाँ, सारी फसल उग गई है। शांति और श्रवण दोनों खेत लौटे। शांति भी हैरान थी। ये तो कमाल है। हाँ। फिर दोनों ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की। सुबह से रात हो गई। अब घर चलते हैं, बाकी कल काटेंगे। हाँ, मैं बस थोड़ा हरा धनिया ले लूं, दाल बनानी है। शांति ने हरा धनिया तोड़ लिया। घर जाकर शांति ने दाल चावल बनाया और जैसे ही उसने दाल में हरा धनिया डाला तो वो दाल सोने में तब्दील हो गई। अजी, ये देखिए। सोने की दाल? ये धनिया मैंने दाल में डाला तो दाल सोने में तब्दील हो गई। इसका मतलब ये धनिया जादुई है।
तुमने खेत में इसके बीज बोए थे, इसीलिए एक रात में ही सारी फसल उग गई और अब इसे दाल में डालते ही ये सोने में तब्दील हो गई। हाँ, हमारे तो नसीब ही खुल गए। अब हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। उस सोने को फरोख्त कर श्रवण ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की जरा भी फिक्र नहीं थी। अजी, आप मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते काम करने के लिए? अब तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास भले ही सब कुछ है, लेकिन एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जादुई धनिया का एक बीज और हमारी खेतों ने हमारा नसीब बदल दिया। मैं ताउम्र अपने खेतों में खुद ही काम करूंगा और मैं आपकी मदद करूंगी। दौलत हासिल करने के बावजूद शांति और श्रवण ज़राअत करते रहे। ये तो उनकी सादगी थी। पैसा था, लेकिन पैसों का गुरूर नहीं था। चंदनगढ़ में दो पड़ोसी थे, सुरेश और मुकेश। दोनों के खेत अगल बगल में थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी और वो अपनी वालिदा के साथ रहता था, और मुकेश के तो 4-4 बच्चे थे। क्या हाल है मुकेश भाई? अब क्या बताऊं, इन शैतानों ने जीना हराम कर दिया है। अब्बा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। अबे जा, अपनी अम्मा के पास जा। अम्मा बाजार गई हैं, आप खिला दो ना। अरे ये देखो, पूरे दिन ये कर दो वो कर दो, मेरी तो जिंदगी हराम कर दी है इन बच्चों ने। अरे भाईजान, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना मांगेगा ही ना। ये लो बेटा, तुम आम खाओ, तब तक तुम्हारी अम्मा लौट आएंगी। सुरेश के हाथ में आम देखकर मुकेश के बाकी बच्चे भी दौड़े चले आए। मुकेश ने सबको एक एक आम दिया। अरे सुरेश, तुम्हारे तो सारे आम खत्म हो गए। नहीं भाईजान, 2 बचे हैं ना, एक मैं खा लूंगा और एक अम्मा खा लेंगी। अच्छी बात है। फिर सुरेश अपने घर के अंदर चला गया। अगले रोज फिर सुरेश बच्चों को आम देने आया। आज फिर आम? हाँ भाईजान, अम्मा को आम बेहद पसंद आए थे, कह रही थी कि और लाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले आया। ये लीजिए, आप और भाभी जान भी खाइए। शुक्रिया सुरेश। अब से अक्सर सुरेश बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करता था। वो देखकर मुकेश अपनी बीवी से कहने लगा, आखिर सुरेश के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो रोज हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा खाने को लाता है। अब कोई दे रहा है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है, और वैसे भी सुरेश भाईजान के खानदान में है ही कौन? वो और उनकी अम्मा। हाँ, तभी मैं सोचूं, यहाँ तुम सबको खिलाते पिलाते मेरी नाक में दम आ गया है, और ये खुशी खुशी कैसे सब करता है। बड़े ही भले इंसान हैं वो, इसीलिए करते हैं। आप जैसे होते तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना करते। मेरे पास होते ही कहाँ है खर्च करने के लिए। ऐसे सुरेश ने तो अच्छी खासी बचत भी की होगी ना। हाँ, की तो होगी ही। अब ये बात मुकेश के जहन में घर कर गई। वो सोचने लगा कि सुरेश के पास कितना पैसा होगा। एक रोज शाम के वक्त मुकेश ने देखा कि सुरेश जंगल की जानिब जा रहा था। इस वक्त ये जंगल की जानिब क्यों जा रहा है मालूम नहीं, इसका पीछा करके देखता हूँ। मुकेश ने सुरेश का पीछा किया। सुरेश के जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के करीब रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर सुरेश ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी और उसमें से एक घड़ा निकाला। घड़े के अंदर पैसे और जेवरात थे। सुरेश ने अपने झोले के पैसे और जेवर भी उस घड़े में रख दिए और उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, मेरी दौलत महफूज है। और फिर सुरेश उसी रास्ते वापस लौटने लगा। इतने सारे पैसे और गहने देखकर मुकेश के मन में लालच आ गई थी। इतने सारे पैसे मुझे हासिल हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। घर की मरम्मत हो जाएगी, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, और तो और मैं नया ट्रैक्टर भी ले पाऊंगा। और इन्हीं ख्यालात के साथ मुकेश ने पेड़ के नीचे की जमीन खोदी और दौलत की मटकी बाहर निकाल ली। रात के अंधेरे में मुकेश वो घड़ा लेकर अपने घर चला गया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान हो गई। ये क्या?
खुफिया दौलत। अब इसके मुतालिक किसी को बताना नहीं, वरना सब चले आएंगे पैसे मांगने। नहीं नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। मुकेश की पत्नी ने उस घड़े में से सारे जेवर निकाल लिए और पहन लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? हो बहुत चुड़ैल, मना किया था ना, हमें ये सारे जेवरात तुड़वा कर नए बनवाने होंगे, वरना जिसके हैं वो इसकी शिनाख्त कर लेगा। लेकिन ये हैं किसके? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है, बस हमारी किस्मत से हमें मिल गए हैं। अब ढिंढोरा मत पीटो, समझिए? ठीक है ठीक है। अगले रोज से मुकेश ने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही रोज में उसने नया ट्रैक्टर भी खरीद लिया और सारे जेवरात पिघलाकर नए बनवा लिए। 1 माह बाद सुरेश फिर से जंगल गया, लेकिन इस मर्तबा उसने जो गड्ढा खोदा तो उसका घड़ा वह नहीं था। मेरा घड़ा, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट गई। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? सुरेश मायूस होकर गांव की जानिब चलने लगा। वो गांव के कुएं के पास पहुंचा। मेरा सब कुछ लुट गया, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मुझे तो मर जाना चाहिए। इस ख्याल से जैसे ही सुरेश ने कुएं में कूदने की कोशिश की, उसके सामने एक गैर मरई दीवार आ गई। वो चाह कर भी मर नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ अपनी दौलत खोने की वजह से तुम मरना चाहते हो सुरेश? ये गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी ज़ईफा अम्मा का क्या होगा? लेकिन अब मैं जिंदा रह के भी क्या करूंगा? जो अब तक करते आए हो, मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में कामयाबी है। तुम खेतों की आपोशी कर मोती निकाल सकते हो और दौलत वापस कमा सकते हो। उसमें तो कई साल लग जाएंगे। कोशिश तो करो, इस मर्तबा तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तो ये कुआं हमेशा खुला है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुरेश अपने घर लौट गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। अरे भाई सुरेश, सुबह से रात हो गई, घर नहीं जाना क्या? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस इतना जोत लूं। ठीक है, मैं चलता हूं भाई। मुकेश को इल्म था कि सुरेश अपनी दौलत को लेकर परेशान था, लेकिन दौलत लौटाने का मुकेश का कोई इरादा नहीं था। तकरीबन 2 माह गुजर गए और अब सुरेश के खेतों में फसल नजर आने लगी। इस बार उसके खेत सोने की मानिंद चमक रहे थे। भाई ये क्या पैदा कर रहे हो? खेत इतने चमक क्यों रहे? बोए तो मेरे धान ही थे, लेकिन मुझे भी मालूम होता है कि ये सब कुछ अलग है। कोई बात नहीं, 1 माह बाद कटाई करने पे मालूम हो जाएगा। हाँ। 1 माह बाद सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी। सुरेश ने सारी फसल काट ली। जैसे ही उसने धान को झटका तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। ये क्या? सुरेश की आवाज सुन मुकेश भी वहां हाजिर हुआ और हीरे मोती देखकर वो भी हैरान हो गया। ये तो हीरे जवाहरात हैं। हाँ। दोनों ने मिलकर सारे हीरे जवाहरात धान से अलग कर लिए। इतने सारे कीमती जवाहरात देखकर सुरेश बेइंतहा खुश था। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ। मुकेश भाईजान, कुछ हीरे मोती तुम भी ले जाओ। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता। मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई जो तुमने जंगल में गड्ढे में छुपाई थी, वो मैंने चुराई थी। मैं चोर नहीं हूँ भाई, लेकिन मेरी मजबूरी थी। घर की मरम्मत और ट्रैक्टर के लिए मैं ये सब तुम्हें कब ही बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी उसी चोरी की वजह से मुझे ये सब हासिल हुआ है। अब वो कैसे? जब मैंने देखा कि मेरी दौलत वहां नहीं है तो मैं मायूस हो गया और कुएं की जानिब मरने चला गया। फिर यकायक मेरे रूबरू एक जादुई दीवार बन गई। इस दीवार ने मुझे समझाया कि मौत इस परेशानी का हल नहीं है और मुझे फिर से खेतों में फसल उगाने के लिए भी कहा। और शायद आज उसी जादुई दीवार की वजह से मेरे खेत में हीरे मोती पैदा हुए हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश भाई,
मैं खुदगर्ज हो गया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का अफसोस हो रहा है, यही काफी है। और ये हीरे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे उन 4 शरारती बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहा हूँ। इन्हें संभाल कर रखना। शुक्रिया, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मुकेश ने सुरेश को गले लगा लिया और फिर वो मुट्ठी भर हीरे लेकर अपने घर चला गया। सुरेश बहुत अमीर हो गया। उसने बंगला बना लिया और फिर जल्दी ही शादी कर ली और खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा।